नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना पे बात करने वाले हैं। ये हजारों छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने का एक जरिया बन सकती है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS जिसे कहते हैं। जी हाँ। और आज हमारा खास ध्यान रहेगा राजस्थान पर, क्योंकि वहां से इसके बारे में कुछ ताज़ा जानकारी आई है। बिल्कुल, हाल ही में विज्ञप्ति जारी हुई है। हाँ, तो देखिए, हमारे राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ऑफिशियल विज्ञप्ति। जी, क्रमांक NMMS 202526, दिनांक 3 सितंबर 2025 की। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों स्रोतों को मिलाकर वो सारी ज़रूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे जो राजस्थान के 8वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए काम की है। जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कब करना है, कैसे करना है, परीक्षा कैसी होगी और सबसे ज़रूरी कितनी आर्थिक मदद मिलेगी। जी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना। सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है क्या और इसमें मिलता कितना है, क्योंकि आखिर बात तो यहीं से शुरू होती है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो देखिए, जो सरकारी विज्ञप्ति है उसके अनुसार अगर कोई छात्र या छात्रा इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें क्लास 9th से लेके 12वीं तक। अच्छा, 9वीं से 12वीं। हाँ, यानी पूरे 4 साल हर साल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। 12,000 रुपए प्रति वर्ष। हाँ। 4 साल तक। ये तो काफी बड़ी मदद हो सकती है, खासतौर पर उन परिवारों के लिए। बिल्कुल। और ये पैसा भी मतलब कहीं अटकता नहीं है। विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि ये PFMS के जरिए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा छात्र के बैंक खाते में जाता है। अच्छा, DBT। हाँ। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, सीधा अकाउंट में। जी हाँ, इससे पारदर्शिता बनी रहती है और पैसा सही समय पर पहुंचने की उम्मीद रहती है। अब देखिए, 12,000 रुपए सालाना यानी महीने का 1,000 रुपये हुआ। 1,000 रुपए महीना। हाँ, सुनने में शायद कुछ लोगों को कम लगे, लेकिन छोटे शहरों या गांवों में आप सोचिए, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म या स्कूल आने जाने का किराया, इसमें ये बहुत मायने रखता है। सही बात है। 1,000 रुपए भी एक नियमित आय की तरह हो जाता है उस बच्चे के लिए, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। अच्छा, तो ये तो हुई राशि की बात। अब आते हैं उन तारीखों पर जिनका सबको इंतजार रहता है। जी, ये बहुत जरूरी है। राजस्थान में 2026 में चयन के लिए ये तारीखें क्या है, इनको नोट करना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले परीक्षा की तारीख। परीक्षा कब है? परीक्षा की तारीख तय हुई है 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर 2025। और ये दिन कौन सा पड़ रहा है? ये शनिवार का दिन है, तो तैयारी के लिए अभी देखें तो काफी समय है। हाँ, वक्त तो है। हाँ। अच्छा, और परीक्षा से पहले आवेदन भी तो करना होगा? बिल्कुल। उसकी क्या तारीख है? ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर 2025 से। 15 सितंबर से। और ये कब तक चलेंगे, मतलब आखिरी तारीख क्या है? आखिरी तारीख है 10 अक्टूबर 2025। 10 अक्टूबर। तो मतलब करीब 25 दिन का समय मिलेगा आवेदन के लिए। जी हाँ, लगभग 25-26 दिन। इसमें ध्यान रखना होगा कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। बिल्कुल। और ये आवेदन होगा कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विज्ञप्ति में भी और YouTube वाले स्रोत में भी दोनों जगह यही बताया गया है कि आवेदन राज्य के शाला दर्पण पोर्टल के जरिए होंगे। शाला दर्पण पोर्टल। अच्छा, तो मतलब घर बैठे या किसी ई-मित्र से करवाया जा सकता है? जी, किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एडमिट कार्ड, वो कब मिलेगा? एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आएगा। विज्ञप्ति के अनुसार ये 10 नवंबर 2025 को शाला दर्पण पोर्टल पर ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 10 नवंबर को, यानी परीक्षा से करीब 6 दिन पहले? हाँ, लगभग हफ्ता भर पहले। तो ये सारी प्रक्रिया काफी डिजिटल है, जो आजकल जरूरी भी है। हाँ, इससे सुविधा भी रहती है। तो ये तारीखें और प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर कि कौन इसके लिए योग्य है, कौन अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, यहीं पर वो मीन्स और मेरिट वाली बात आती है। कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, और ये शायद सबसे खास है, कि छात्र या छात्रा राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी राजकीय विद्यालय, मतलब सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 8 का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले नहीं? नहीं, दोनों स्रोत, विज्ञप्ति और YouTube वीडियो, यही कहते हैं प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। ओह, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। हाँ। यानी फोकस पूरी तरह सरकारी स्कूलों के बच्चों पर है। हाँ, ये योजना के डिजाइन का हिस्सा है। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है मेरिट से जुड़ी हुई। छात्र या छात्रा ने पिछली क्लास
यानी 7वीं कक्षा में हाँ, कम से कम 55% मार्क्स हासिल किए हों। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 55%। हाँ, और आरक्षित वर्ग के लिए? कुछ छूट है। हाँ, छूट है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए विज्ञप्ति में न्यूनतम 50% अंकों की शर्त रखी गई है। अच्छा, SC ST के लिए 50%, बाकी सामान्य के लिए 55%। तो मतलब सिर्फ जरूरत ही नहीं, पढ़ाई में भी एक लेवल होना चाहिए। बिल्कुल, मेरिट का पहलू भी है इसमें। और अब तीसरी शर्त, वो मीन्स वाली होगी, है ना, आय वाली। जी हाँ, तीसरी शर्त परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। छात्र या छात्रा के माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल सालाना आय हाँ, 3.5 लाख रुपए यानी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3.5 लाख रुपए सालाना, ये सीमा यूट्यूब वाले स्रोत में भी यही बताई गई है। जी हाँ, दोनों स्रोत इसी आंकड़े की पुष्टि करते हैं। 3.5 लाख की आय सीमा ये काफी साफ तौर पर बताता है कि योजना किन परिवारों तक पहुंचने का इरादा रखती है। बिल्कुल, तो मतलब एकदम साफ हो गया। बच्चा राजस्थान के सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ रहा हो, 7वीं में कम से कम 55% या 50% कैटेगरी के हिसाब से नंबर लाए हों, और परिवार की कुल सालाना आय 3.5 लाख से कम हो। जी, यही 3 मुख्य शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी कोई छात्र या छात्रा इसके लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये शर्तें मिलकर एक खास वर्ग को टारगेट करती हैं। उद्देश्य यही है कि जो बच्चे होनहार हैं पर आर्थिक तंगी की वजह से शायद 8वीं के बाद पढ़ाई न जारी रख पाएं, उन्हें मदद मिले। सही बात है। चलिए मान लिया कि कोई बच्चा इन सब शर्तों को पूरा करता है, अब उसे आगे क्या करना होगा? जाहिर है, एक परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, एक चयन परीक्षा होती है। ये परीक्षा कैसी होती है? क्या ये हमारे स्कूल के नॉर्मल एग्जाम जैसी ही है या कुछ अलग है? ये स्कूल के एग्जाम से थोड़ी अलग होती है। इसमें रटने से ज्यादा सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, इनको परखा जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से, क्या नाम है उनके? MAT और SAT। MAT और SAT, ये क्या है? MAT का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अच्छा, MAT। हाँ, इसमें 90 सवाल होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ। 90 सवाल। किस तरह के सवाल होते हैं इसमें? विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, समानता ढूंढना, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, नंबर सीरीज, पैटर्न पहचानना, छिपी हुई आकृतियां ढूंढना, इस तरह के सवाल होते हैं। तो ये दिमागी कसरत वाला पेपर हुआ? हाँ, ये बच्चे की सोचने की स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करता है। और दूसरा हिस्सा है SAT, SAT। यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 90 MCQs ही होते हैं। इसमें भी 90 सवाल। ये किस पर आधारित होते हैं? ये सीधे स्कूल के सिलेबस से जुड़े होते हैं। विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि ये क्लास 7 और 8 के लेवल के साइंस, सोशल स्टडीज और मैथ्स, इन 3 विषयों पर आधारित होंगे। अच्छा, तो इसमें स्कूल की पढ़ाई काम आएगी, साइंस, सोशल स्टडीज और मैथ्स। जी, तो एक पेपर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का, दूसरा स्कूल के सब्जेक्ट्स का। तो कुल मिलाकर 90 मैथ के और 90 SAT के, यानी 180 सवाल हो गए। हाँ, 180 सवाल। और इन 180 सवालों के लिए समय कितना मिलेगा? कुल 180 मिनट का समय मिलेगा। 180 सवाल, 180 मिनट, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट? जी बिल्कुल, जो कि ठीक-ठाक स्पीड मानी जाती है इस तरह की परीक्षाओं के लिए। हाँ, सही है। और एक और जरूरी बात जो विज्ञप्ति में लिखी है, वो ये कि जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, उन्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रावधान है। उन्हें थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बिल्कुल। और परीक्षा OMR शीट पर होगी, मतलब गोले भरने होंगे काले या नीले पेन से। हाँ, ये स्टैंडर्ड तरीका है आजकल ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो परीक्षा का पैटर्न तो काफी क्लियर है। अब आते हैं चयन पर, मतलब परीक्षा दे दी, रिजल्ट आया, तो सिलेक्शन कैसे होगा? राजस्थान के लिए कुल कितनी स्कॉलरशिप्स हैं? दोनों स्रोत एक ही संख्या बता रहे हैं, 5471। 5471 स्कॉलरशिप्स पूरे राजस्थान के लिए? जी हाँ, सुनने में ये संख्या शायद काफी लगे, लेकिन अगर हम देखें कि 8वीं में कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, तो उसके मुकाबले ये सीमित ही है। हाँ, 5471, मतलब मुकाबला तो रहेगा। क्या ये सिलेक्शन पूरे राज्य की एक कॉमन मेरिट लिस्ट से होता है? नहीं, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। विज्ञप्ति और YouTube स्रोत दोनों में ये साफ है कि चयन जिलेवार और श्रेणीवार होगा। जिलेवार और श्रेणीवार, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर जिले का अपना एक कोटा तय है और फिर उस जिले के कोटे के अंदर भी
अलग-अलग श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य और दिव्यांग पीडब्ल्यूडी इनके लिए सीटें आरक्षित हैं। ओह अच्छा, तो मतलब हर जिले की अपनी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें भी कैटेगरी वाइज। जी हाँ, विज्ञप्ति में दिव्यांगों के लिए 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी जिक्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चे का कंपटीशन मुख्य रूप से अपने ही जिले और अपनी ही कैटेगरी के दूसरे बच्चों से होगा। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। इससे ये होता है कि स्कॉलरशिप का फायदा राज्य के हर कोने और हर वर्ग तक कुछ न कुछ जरूर पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ जिलों या कुछ वर्गों के बच्चे ही सारी सीटें ले जाएं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है आवेदन करने वालों के लिए। इससे शायद चांसेस का अंदाजा लगाने में थोड़ी मदद मिले। अच्छा, तो पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? कोई मिनिमम कट ऑफ भी है? हाँ, विज्ञप्ति में न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी बताए गए हैं। क्या है वो? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैट और एसएटी दोनों को मिलाकर कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है। 40%। और रिजर्व कैटेगरी के लिए? एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए ये कट ऑफ 32% रखा गया है। अच्छा, 32%। उन्हें थोड़ी रियायत दी गई जी। है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ ये मिनिमम मार्क्स मतलब 40% या 32% ले आना काफी है स्कॉलरशिप पाने के लिए? सीटें तो सिर्फ 5471 हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं। ये मिनिमम मार्क्स तो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब इतने नंबर आएंगे तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने के लिए कंसिडर किया जाएगा। असली सिलेक्शन तो मेरिट के आधार पर ही होगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। इसलिए हर जिले और हर कैटेगरी में ऊपर से उतने ही बच्चे चुने जाएंगे जितनी सीटें हैं। तो मतलब जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी, भले ही बहुत सारे बच्चे मिनिमम कट ऑफ पार कर लें। बिल्कुल। इसलिए बच्चों को सिर्फ पास होने का नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का सोचना चाहिए। कंपटीशन तो रहेगा ही। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई चयन प्रक्रिया की बात। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, जैसे आवेदन करते समय किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब वाले स्रोत में शायद इसका जिक्र था। हाँ, उन्होंने बताया था, और ये अच्छा है कि पहले से पता हो ताकि तैयारी रहे। 2 मुख्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से? पहला तो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। हाँ, क्योंकि वो 3.5 लाख वाली शर्त है। जी, तो ये साबित करने के लिए कि परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए से कम है, एक सरकारी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यह तहसीलदार या जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। ये जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के छात्रों के लिए जरूरी होगा। ये भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। तो ये दोनों दस्तावेज, आय और जाति प्रमाण पत्र, आवेदन शुरू होने की तारीख यानी 15 सितंबर से पहले तैयार रख लेना समझदारी होगी। बिल्कुल, ताकि लास्ट मिनट की भागदौड़ ना हो। जी। यूट्यूब वाले स्रोत ने परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ रिसोर्सेज का भी नाम लिया था, जैसे कोई कोचिंग सेंटर या ऐप का नाम था शायद। एक योग्यता ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर 50 दिन के क्रैश कोर्स का भी उल्लेख था। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ उसी यूट्यूब वीडियो से है। सरकारी विज्ञप्ति में ऐसी किसी तैयारी के साधन का जिक्र नहीं है। हाँ, ये जरूरी बात है। छात्रों और अभिभावकों को अपने विवेक से तय करना होगा कि उन्हें तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। बिल्कुल, तैयारी के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी योजना के पीछे का जो बड़ा मकसद है उसे समझना भी जरूरी है। हाँ, मतलब सरकार आखिर ये सब कर क्यों रही है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम में ही है, मीन्स कम मेरिट, साधन यानी आर्थिक स्थिति और योग्यता यानी पढ़ाई में अच्छा होना, दोनों को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है। इसका सीधा उद्देश्य है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ने में होनहार हैं, उन्हें 8वीं के बाद स्कूल छोड़ने से रोका जाए। अच्छा। ये उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने यानी कम से कम 12वीं तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है उन टैलेंटेड बच्चों के लिए जिनके सपने शायद पैसों की कमी के कारण अधूरे रह जाते हैं। अगर हम शर्तों को फिर से देखें, सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे, 3.5 लाख की आय सीमा, 12,000 सालाना की मदद, ये सब इसी मकसद की तरफ इशारा करते हैं, है ना? एकदम। ये शर्तें ये पक्का करती हैं कि योजना का फायदा सही मायने में जरूरतमंद और योग्य बच्चों तक ही पहुंचे। सरकारी स्कूल की शर्त ज्यादातर ग्रामीण और छोटे शहरों के बच्चों को कवर करती है। आय सीमा एक आर्थिक फिल्टर का काम करती है, और स्कॉलरशिप की रकम, जैसा हमने पहले बात की, उनकी पढ़ाई में आने वाली छोटी मोटी रुकावटों को दूर करने में मदद करती है।
YouTube स्रोत ने ये भी कहा था कि ये एक राष्ट्रीय योजना है और दूसरे राज्यों में भी फॉर्म आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ राजस्थान सरकार की अपनी योजना नहीं है। एनएमएमएस असल में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। अच्छा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। जी हाँ, अलग अलग राज्य सरकारें इसे अपने अपने राज्य में लागू करती हैं। इसीलिए आवेदन की तारीखें, परीक्षा की तारीखें या प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है राज्य में, लेकिन योजना का जो मूल ढांचा है, जो उद्देश्य है, वो पूरे देश में एक ही रहता है। तो ये शिक्षा के जरिए एक तरह से सामाजिक समानता लाने की कोशिश का हिस्सा है। बिल्कुल, आर्थिक बाधाओं को कम करके प्रतिभा को मौका देना। तो ये थी एनएमएस योजना पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा, खास तौर पर राजस्थान के हालिया अपडेट्स के साथ। चलिए जाते जाते जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। जी बिल्कुल। राजस्थान में एनएमएमएस के तहत जो बच्चे चुने जाएंगे उन्हें क्लास 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, 4 साल तक। 2026 के सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर। और परीक्षा होगी 16 नवंबर 2025 को, जो कि शनिवार का दिन है। योग्यता की बात करें, जो बच्चा राजस्थान के सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ता हो, 7वीं में कम से कम 55% या SC/ST के लिए 50% नंबर हो और परिवार की सालाना आय 3.5 लाख से कम हो। जी, परीक्षा में 2 पेपर होंगे, MAT यानी मानसिक योग्यता जी। और SAT यानी शैक्षिक योग्यता। दोनों में 90-90 सवाल होंगे। पास होने के लिए जनरल को कम से कम 40% और SC/ST दिव्यांग को 32% नंबर लाने होंगे। लेकिन क्योंकि कुल सीटें सिर्फ 5471 हैं, असली सिलेक्शन जिलेवार और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा। जिसके नंबर ज्यादा उसके चांस ज्यादा। और आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जनरल को छोड़कर तैयार रखने होंगे। बिल्कुल, ये सारी मुख्य जानकारी है। इस सारी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि ये जो योजनाएं हैं जैसे एनएमएमएस, जो सरकारी स्कूलों और कम आय वाले परिवारों पर इतना फोकस करती हैं, क्या ये वाकई शिक्षा में जो अवसर की खाई है उसे कम कर पा रही हैं? मतलब कितना असर हो रहा है इनका? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आसान नहीं है। ये योजनाएं निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव कितना गहरा है और क्या ये स्कॉलरशिप वाकई इन बच्चों को 12वीं के बाद भी आगे पढ़ने या बेहतर करियर बनाने में मदद कर पा रही हैं? हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? बिल्कुल। इस दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए शायद हमें और ज़्यादा डेटा और स्टडीज़ की ज़रूरत होगी। हमें देखना होगा कि कितने बच्चे जो ये स्कॉलरशिप पाते हैं वो आगे कॉलेज जाते हैं या किस तरह के करियर चुनते हैं। सिर्फ स्कॉलरशिप देना ही काफ़ी है या उसके साथ और भी सपोर्ट की ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात है। मतलब योजना अच्छी है, इरादा अच्छा है, लेकिन इसका असर कहाँ तक और कैसे हो रहा है, इस पर शायद और गहराई से नज़र रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें सोचते रहना चाहिए।